अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ एंड व्यूज़ और मैं हूं आपका रेहान। नाज़रीन, आज 16 दिसंबर है और आज से ठीक 49 साल पहले यानी 16 दिसंबर 1971 को एक अजीम कौमी सानहा पेश आया और दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत पाकिस्तान दो लख्त हुई, जिसके नतीजे में मशरक़ी पाकिस्तान पाकिस्तान से जुदा हो गया और एक अलग रियासत बांग्लादेश के तौर पर कायम हुई। नाज़रीन, इस हवाले से आज हम जानेंगे कि आखिर मशरक़ी पाकिस्तान एक अलग मुल्क क्यों कर बना और इसके पीछे कौन कौन से अवामिल कार फरमा थे। नाज़रीन, किसी मुल्क के लिए सबसे अहम इसका महल वक़ू होता है। तो नाज़रीन, आपको बताते चलें कि मशरक़ी पाकिस्तान का मगरबी पाकिस्तान से 1600 किलोमीटर का फ़ासला था और इस पर यह कि ना तो इनकी ज़मीनी हदूद आपस में मिलती थी और ना ही समुद्री। और मगरबी पाकिस्तान से मशरक़ी पाकिस्तान जाने के लिए बीच में हायल भारत का 1600 किलोमीटर का फ़ासला तय करना पड़ता था। और सोने पे सुहागा ये कि मशरक़ी पाकिस्तान तीन तरफ से भारत की ज़मीनी हदूद से घिरा हुआ था और चौथी तरफ समुंदर था। नाज़रीन, क़याम पाकिस्तान से पहले ही ये तय पा चुका था कि पाकिस्तान की सरकारी ज़बान उर्दू होगी, मगर पाकिस्तान बनने के अगले साल ही यानी 1948 में मशरक़ी पाकिस्तान में ये नारा बुलंद हुआ कि चूँकि बंगाली आबादी के लिहाज से पाकिस्तान की दूसरी कौमियतों से ज़्यादा हैं, लिहाजा उर्दू की बजाय बंगाली को कौमी ज़बान का दर्जा दिया जाए। इस नारे की मकबूलियत और मामले की संगीनी को समझते हुए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खुद ढाका तशरीफ़ ले गए और आवाम से बराह रास्त इस मामले पर बात की और सब पर यह वाज़ेह किया कि कौमी ज़बान सिर्फ उर्दू ही होगी। और मशरक़ी पाकिस्तान की आवाम इस वक्त तो कायद आज़म की बात पर खामोश हो गई थी, मगर यह खामोशी बहुत कलील वक्त के लिए साबित हुई, क्योंकि इसी साल कायद आज़म के इंतकाल के बाद ये नारा दोबारा दोहराया गया। इन मुजाहिरों को अवामी लीग लीड कर रही थी और वक्त के साथ साथ मामला इस नहज को पहुँचे कि 1952 में ढाका शहर में दफ़ा 144 लगानी पड़ी। मुजाहिरीन ने इसे मानने से इनकार कर दिया और मज़ीद मुश्तइल हो गए और पुलिस की फायरिंग से कुछ अफराद हलाक हो गए। इस तरह हालात ज़्यादा ख़राब हो गए। मुजाहिरों ने इतनी शिद्दत इख्तियार कर ली कि कर्फ्यू ही लगाना पड़ गया और आखिर मामलात इतने बिगड़े कि अप्रैल 1954 में असम्बली ने बिल पास किया कि बंगाली और उर्दू दोनों ही कौमी ज़बानें होंगी। मगर इस वक्त तक मामलात काफ़ी हद तक बिगड़ चुके थे और भारतीय अवामिल अमली तौर पर मगरबी पाकिस्तान में कार फरमा हो चुके थे। नाज़रीन, मशरक़ी पाकिस्तान में हालात ऐसे हो चुके थे कि अवामी लीग के अलावा कोई और जमात जलसा नहीं कर सकती थी, मगर इलेक्शन की मुहिम ज़ोर शोर से जारी थी कि सैलाब ने मशरक़ी पाकिस्तान में तबाही मचा दी। सैलाब इतना ख़तरनाक था कि 13 जजीरे इसमें डूब गए और लाखों लोग इस सैलाब में मारे गए। इस तबाही की वजह से इंतखाबात 2 माह के लिए मुलतवी कर दिए गए, मगर अवामी लीग के सरबराह मुजीबुर रहमान ने इस पर भी ऐलान किया कि अगर इंतखाबात मुलतवी हुए तो बांग्लादेश के अवाम मज़ीद 10 लाख जानें कुर्बान कर दें। खैर, इलेक्शन वक्त मुकर्ररा पर ही हुए और अवामी लीग ने मशरक़ी पाकिस्तान में जबकि मगरबी पाकिस्तान में पीपल पार्टी ने अक्सरियत हासिल की और जहाँ तक सीटों की बात थी तो अवामी लीग को दुगनी सीटों के साथ वाज़ेह सबकत हासिल थी। और मामला ये था कि भुट्टो मुजीबुर रहमान को हुकूमत देने को तैयार नहीं थे और मुजीबुर रहमान इक़्तिदार में किसी को शरीक करने को तैयार न थे, जिसके नतीजे में एक ऐसा डेडलॉक हो गया जो मुल्क व कौम के लिए ख़तरनाक साबित हुआ। इस तनाज़ुर में सबसे अहम जिम्मेदारी जनरल याहिया पर आयद होती थी, जो कि चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे और उनका फ़ैसला हतमी होता। मगर नाजरीन, ऐसा नहीं था कि भुट्टो ने या याहिया खान ने अपने तौर पर मामला सुलझाने की कोशिश ही नहीं की थी। याहिया खान ने कई बार ढाका का दौरा किया और मुजीबुर रहमान से मुलाकातें की, लेकिन वो नाउम्मीद लौटे। भुट्टो ने भी ढाका का दौरा किया और मुजीबुर रहमान से मुलाकात की और कोशिश की कि मामलात अफ़हाम व तफ़हीम से तय पा जाएँ कि उन्हें भी किसी तरह इक़्तिदार में शराकत दारी मिल जाए। लेकिन मुजीबुर रहमान के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि भारत की तरफ से इनके कान में ये लालच भर दी गई थी कि मुजीबुर रहमान को एक सूबे के बजाय
पूरे एक मुल्क का हुक्मरान होना चाहिए, और चाहे ऐसा करने के लिए मुल्क तोड़ना ही क्यों ना पड़े। वो ऐसा कर सकते थे क्योंकि उनके पास मशरक़ी पाकिस्तान की अवाम का मुकम्मल मैंडेट हासिल था, और आखिरकार मुजीबुर रहमान ने इस कार्ड का भरपूर इस्तेमाल भी किया। नाजरीन, ये हकीकत तो रोज़े रोशन की तरह आया है कि अवामी लीग और मुजीबुर रहमान को इंडिया की मुकम्मल हिमायत हासिल थी, और इस हवाले से भारत की तरफ से मुजीबुर रहमान को भरपूर माली इमदाद भी की जा रही थी। और 1965 की जंग में ये साजिश रची गई थी कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला करेगा और मशरक़ी पाकिस्तान में अवामी लीग और मुक्ति बाहिनी की मदद से पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत की जाएगी, और एक छोटा इलाका तोड़कर बांग्लादेश बना लिया जाएगा, और पाकिस्तान की फ़िज़ाई और समुद्री हुदूद इस इलाके से बंद कर दी जाएंगी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस बांग्लादेश को फैलाकर पूरे मशरक़ी पाकिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया जाएगा, और ये साजिश तारीख़ में अगरतला साजिश के नाम से जानी जाती है। नाज़रीन, 1971 में जब भारत ने यह देखा कि अब पाकिस्तानी फ़ौज मशरक़ी पाकिस्तान में बुरे तरीके से उलझ चुकी है और इनकी पैदा करदा मुक्ति बाहिनी मुकम्मल तौर पर सरायत कर चुकी है, तो हिंदुस्तान एक बार फिर से अगरतला साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए पाकिस्तान के साथ बाकायदा जंग शुरू करने का फ़ैसला करता है, ताकि पाकिस्तान पर एक कारी ज़रब लगाई जाए और इसे दो लख्त किया जा सके। नाज़रीन, जंग शुरू हुई, और जंग का मंज़र ये था कि मशरक़ी पाकिस्तान में पाकिस्तान की कुल फ़ौज की तादाद सिर्फ 45,000 थी, जबकि दूसरी तरफ इंडिया की 1.5 लाख की फ़ौज, इनकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और मुक्ति बाहिनी को मिलाकर तकरीबन 3 लाख की फ़ौज थी, जिसको मशरक़ी पाकिस्तान की आवाम और सियासी क़यादत का मुकम्मल ताउन हासिल था। पाकिस्तान की हार अयां थी और पत्थर पर लकीर की तरह वाज़ेह थी। मगरबी पाकिस्तान से भी फ़ौजें इसमें शामिल नहीं हो सकती थी, क्योंकि समुद्री और हवाई रास्ता इंडिया ने मुनक़ता कर दिया था। इस सूरत हाल में भी पाक फ़ौज मशरक़ी पाकिस्तान में मर्दाना वार लड़ी, और कहा जाता है कि इब्तदाई डॉग फाइट के दौरान पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने इंडिया के 13 जंगी जहाज़ गिरा दिए, जबकि पाकिस्तान के 2 जहाज़ तबाह हुए थे। मगरबी पाकिस्तान से 1600 किलोमीटर दूर मशरक़ी पाकिस्तान, जिसकी न ज़मीनी और ना समुद्री हुदूद मगरबी पाकिस्तान से मिलती थी, और जो कि 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ भी था, और जिसकी सप्लाई लाइन भारत मुकम्मल तौर पर काट चुका था, ज़्यादा देर दुश्मन को रोक ना सका। दर हकीकत ये वो जंग थी जो पाकिस्तान शुरू होने से पहले ही हार चुका था। नाज़रीन, हम अक्सर सुनते हैं कि भुट्टो ने मुल्क तोड़ा, और मुल्क तोड़ने की ज़िम्मेदारी भुट्टो पर आयद होती है, और ये कि भुट्टो ने कहा था कि उधर तुम इधर हम। दर हकीकत कराची में होने वाले जलसे में भुट्टो ने ये मशवरा दिया कि मशरक़ी पाकिस्तान में अवामी लीग को और मगरबी पाकिस्तान में पीपल पार्टी को इक़्तिदार सौंप दिया जाए, और एक अखबार आज़ाद ने इसको यूँ ट्रांसलेट किया कि भुट्टो ने नारा लगाया है कि उधर तुम इधर हम। नाज़रीन, होना तो यही चाहिए था कि जिसको अक्सरियत हासिल थी वही हुकूमत बनाता, मगर कुछ मोतदर हलकों के मुताबिक फ़ौज और भुट्टो दोनों ही मुजीबुर रहमान के प्लान को समझ गए थे कि वो इंडिया के हाथों में खेल रहे हैं, और अगर मुल्क का इक़्तिदार उसके हवाले कर दिया गया तो ना सिर्फ मुल्क टूटेगा, बल्कि इंडिया की मदद से यही पॉलिसी मगरबी पाकिस्तान में भी अपनाई जाएगी। और सोने पर सुहागा ये कि कुछ ताकतवर अनासिर बंगालियों की इजारादारी कबूल करने को तैयार नहीं थे। नाज़रीन, यहाँ ये बताना भी इंतहाई ज़रूरी है कि जिस भुट्टो के बारे में ये राय बनाई गई थी वो हमारे एटमी प्रोग्राम का बानी है, और आज हमारे एटॉमिक पावर होने का सहरा भी भुट्टो के सर ही जाता है। और उनके तारीख़ी अल्फाज थे कि हम घास खा लेंगे मगर एटम बम ज़रूर बनाएंगे। नाज़रीन, मशरक़ी पाकिस्तान 2 लख्त होने पर एक कमीशन बनाया गया, और उस कमीशन ने एक रिपोर्ट दी जिसे हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट कहा जाता है। मगर सितम ज़रीफ़ी ये देखिए कि रिपोर्ट आज तक पब्लिक ही ना की गई। मगर हकीकत यही है कि 49 साल गुजरने के बाद भी हमने तारीख़ से कुछ नहीं सीखा।
दुश्मन आज भी हम पर कारी ज़रबें लगा रहा है, कभी हमारे बच्चों को मारता है और कभी बलूचिस्तान में आज़ादी की तहरीकों को हवा देता है। मगर हम आज भी सिंधी, पंजाबी, महाजिर, बलोच और पठान की गर्दान से बाहर ना निकल पाए। दुआ है नाज़रीन कि अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और इसको इस्लाम का गहवारा बनाए। इसी के साथ नाज़रीन, आपका भाई रेहान नेमत आपसे इजाज़त चाहता है। आपसे दरख्वास्त है कि मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ एंड व्यूज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मेरी आने वाली वीडियोस। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।